नमस्कार दोस्तों, आधुनिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं निविदा पत्र। इससे पहले हमने पत्र लेखन में सामान्य कार्यालय पत्रों, विज्ञप्ति, अधिसूचना और बाकी जो इससे जुड़े हुए पत्र हैं उनकी चर्चा कर ली थी और आज हम बात करेंगे निविदा पत्र के बारे में। यानी निविदा क्या है, कौन कौन सी स्थितियों में लिखी जाती है और निविदा लिखने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, कहाँ कौन सी चीज व्यवस्थित होगी, किन किन तरीकों से निविदा को हम और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में हमें और अच्छे नंबर मिले। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि निविदा पत्र है क्या और किस तरह से उसे तैयार किया जाता है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले हमने लिखा है औपचारिक पत्र या कार्यालय पत्र। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि औपचारिक या कार्यालय पत्र जो है उन्हीं के अंदर निविदा पत्र भी शामिल है। यानी निविदा पत्र जो है औपचारिक या कार्यालय पत्र का ही एक भाग है जिसमें प्रारूप लेखन वाला जो बिंदु है, यानी प्रारूप लेखन जो किया जाता है कार्यालय पत्रों में, उसमें निविदा पत्र शामिल होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं निविदा पत्र में आगे लिखा है टेंडर, यानी निविदा का मतलब होता है टेंडर। आपने देखा होगा समाज में जिस तरह से बहुत सारे लोग अपने काम को करवाने के लिए टेंडर देते हैं, ठेका प्रणाली एक चलती है, यानी ठेके पर कोई काम दे दिया जाता है जिसे हम टेंडर भी कहते हैं या उसी को हम हिंदी में निविदा कहते हैं। और अब हम एक एक करके ये जानेंगे सबसे पहले कि जो हमारा निविदा पत्र है वो कौन कौन सी स्थितियों में लिखा जाता है, किन किन स्थितियों में निविदा की हमें आवश्यकता होती है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निविदा पत्र का पहला बिंदु। पहला बिंदु है कि निविदा पत्र किसी संस्थान द्वारा यदि कोई निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, संस्थान कोई सा भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो संस्थान होते हैं वो सरकारी होते हैं। सरकारी इसलिए होते हैं क्योंकि सरकारी कार्यालयों में निविदा पत्र जारी करना कंपलसरी होता है, प्राइवेट संस्थान में इतना जरूरी नहीं होता है। तो सरकारी कार्यालयों में अगर कोई निर्माण कार्य करवाया जाना है, इसके अलावा मान लीजिए कोई सामान की आपूर्ति करवाई जानी है, तो उनके लिए जब सूचना प्रेषित की जाएगी समाचार पत्रों में, तो सूचना प्रेषित करने के लिए जो पत्र हम लिखेंगे वो निविदा पत्र होगा अपना। जैसा कि हम यहाँ लिखकर भी देखेंगे, बाकायदा एक प्रश्न लेंगे और उस प्रश्न को हम पूरा निविदा पत्र के फॉर्मेट में बनाएंगे, पूरा मैटर उसका लिखेंगे और उसके बाद में हम उसे तैयार करेंगे। तो सूचना जब भी प्रेषित की जाएगी और सूचना प्रेषित करने का जो तरीका होगा उसे हम निविदा पत्र कहेंगे। और सबसे पहली बात कि ये पत्र सरकारी या गैर सरकारी दोनों संस्थाओं द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है। सरकारी संस्थाएं भी निविदा जारी कर सकती है, गैर सरकारी संस्थाएं भी की जा सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया सरकारी संस्थान निविदा पत्र जारी करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा पाबंद होते हैं क्योंकि वो एक सरकारी प्रशासनिक तंत्र के हिस्सा होते हैं, प्रशासनिक तंत्र का एक भाग होते हैं। इसके बाद बात करें तो निविदा प्रपत्र जो होता है, यानी निविदा जारी करने का जो फॉर्मेट होता है, जो नॉर्म्स होते हैं, उनमें जैसे कि मान लीजिए निविदा में कितना शुल्क रखा जाएगा, धरोहर राशि कितनी रखी जाएगी, या उसके प्रचार के लिए कौन कौन से नॉर्म्स होंगे, मानदंड होंगे, वो सारे समय समय पर सरकारें अपने अनुसार तय करती हैं। यानी सरकार डिसाइड करती है कि निविदा जारी करने के लिए किस किस नियम का हमें पालन करना पड़ेगा। उसके बाद में अब हमारी स्क्रीन पर एक प्रश्न है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इस प्रश्न को बाकायदा तैयार करके हम देखेंगे कि किस तरह से निविदा पत्र लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, और एग्जाम में अगर निविदा पत्र हमें पूछा जाता है तो हम किस तरीके से उसे बनाएं ताकि हमें पूरे नंबर प्राप्त हों। पत्र लेखन का जो बिंदु है उसे मैंने पार्ट वाइज तैयार किया है। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, मैंने सबका लिंक वहां पर दे दिया है और वहां से आप बाकी पत्रों के जो और बिंदु रह गए, इससे पहले के जो पार्ट रह गए उन्हें आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर पहले वाले पार्ट आप कंप्लीट करेंगे तो ये पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से समझ में आएगा। तो आइए आगे चलते हैं। अब हम पहले ये देखते हैं प्रश्न क्या है अपना। ये प्रश्न केवल एक उदाहरण के लिए है, एग्जाम में इससे अलग प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये जो प्रश्न है इसी के आधार पर अन्य प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं क्योंकि विषय केवल बदल जाएगा, बाकी सारी चीजें और पूरा फॉर्मेट वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे हमारे पास प्रश्न है, जिला शिक्षा अधिकारी कोटा के कार्यालय में सामान की आपूर्ति करवानी है। जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है और कार्यालय कहां है? कोटा में। क्या करना है? सामान वो कुछ अपने कार्यालय के लिए मंगवाना चाहते हैं, उसकी पूर्ति करवाना चाहते हैं, उसके लिए जो है टेंडर जारी करने हेतु निविदा पत्र जारी किया गया है। ये हमारे सामने एक प्रश्न है। अब पहले तो इस प्रश्न को लेकर हम पूरा एक बार थोड़ा सा फॉर्मेट रफली देख लेते हैं बाकायदा, उसके बाद में पूरे तरीके से जो मैटर आना है या बीच बीच में क्या चीजें आएंगी, मुख्य विषय क्या रहेगा, वो सारी चीजें हम एक एक करके समझेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम रफली इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं। निविदा पत्र में जैसा कि बाकी पत्रों में हमने देखा था इससे पहले वाले पत्रों में, वैसे ही सबसे पहले ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, यानी कि सबसे ऊपर
टाइटल वाला जो हिस्सा होता है उसमें हम यहां पर संस्था का नाम लिखते हैं। थोड़ा सा मैं लिखकर बताता हूं आपको। यहां हम लिखेंगे संस्था का नाम, यानी जो संस्था जारी कर रही है। जैसे मैं यहीं पर जो प्रश्न हमने लिया है उस संस्था को यहां लिखता हूं, यानी जिस संस्था के द्वारा हम यहां पत्र जारी कर रहे हैं उस संस्था के बारे में ही हम यहां डिटेल लिखते हैं। हमारी संस्था क्या थी? जिला शिक्षा अधिकारी कोटा का कार्यालय है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। तो हम यहां ऊपर नाम भी क्या लिखेंगे? जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय लिख लेंगे। देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा कार्यालय, कार्यालय लिख देंगे। कार्यालय कहां का है? जिला शिक्षा अधिकारी, यानी जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है। जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय, और इसके बाद में यहां जो भी उसका पता होगा वो हम लिख देंगे। तो हमारे केस में यहां कोटा है तो हम कोटा लिख देंगे। उसके बाद में बाकी पत्रों में जैसे आपने लिखा है यहां पर हम क्या लिखेंगे? पत्रांक संख्या लिखेंगे। ठीक है, यहां पत्रांक आ जाएगा। उसके बाद में यहां दिनांक की बात करेंगे। मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं ताकि आपको और आसानी से दिखाई दे। यहां दिनांक आ जाएगा। फॉर्मेट क्या है? पिछले वीडियोज में हमने कंप्लीट कर लिया है। दिनांक का फॉर्मेट कैसे रहता है, पत्रांक कैसे लिखा जाता है, और यहां भी मैं आपको एक बार दोबारा भी समझाने वाला हूं, तो धैर्य से आप इसे पढ़ते रहिए। इसके आगे जैसा कि मैंने आपको बताया था, जितने भी फॉर्मेट राइटिंग वाले यानी कि प्रारूप लेखन वाले पत्र होते हैं उनमें बाकायदा उसका नाम लिखना जरूरी होता है। तो यहां भी हम इसका नाम लिखेंगे। तो यहां हम लिख देंगे निविदा। और जो टेंडर जारी किया जाता है उसको एक अलग से नंबर दिया जाता है। जैसे हम पत्रांक संख्या में यहां नंबर लिखते हैं, वैसे यहां पर निविदा सूचना संख्या लिखी जाती है। निविदा सूचना संख्या, और जो निविदा सूचना संख्या होती है वो अलग से दी जाती है। अभी आगे चलकर मैं उसके बारे में आपकी बात करने वाला हूं, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। और उसके बाद में हम अपना यहां पर जो भी मुख्य विषय है उसकी डिटेल बाकायदा लिखेंगे। डिटेल लिखने के बाद नीचे हम एक इंडेक्स बनाएंगे, यानी नीचे एक टेबल बनाई जाएगी बाकायदा, और टेबल के अंदर ये चीज बताई जाएगी कि किस किस चीज की हमें आपूर्ति करनी है, कौन कौन सा सामान है, और पूरा इस तरह से हम टेबल को डिवाइड करके सारे डिटेल्स उसमें लिखेंगे। क्या लिखेंगे अभी हम आगे चल के उसके बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं रफली इसका फॉर्मेट आपके दिमाग में बना रहा हूं, यहां चीजें हम जो है मेंशन कर देंगे या इस तरह से। उसके बाद में यहां नीचे वाला जो ये हिस्सा है इसमें आती है नियम एवं शर्तें। यहां पर आपका स्वनिर्देश आ जाता है, जो बाकी पत्रों में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चर होता है निविदा के लिए। आइए चलिए जो प्रश्न मैंने आपके लिए लिखा था उसको पूरा बाकायदा टाइप मैटर में आपको समझाता हूं किस तरह से जो है निविदा लिखी जानी चाहिए। तो पहले हम बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं, और इसके बाद ये देखिए पूरा एकदम शानदार तरीके से लिखा हुआ मैटर आपके सामने है। एक एक करके चीजों को मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम में आपको कहां कहां सावधानी रखनी है। उसके बाद में ये कंप्लीट है। देखिए सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ऊपर ही ऊपर हम यहां पर संस्था का नाम लिख देते हैं, और प्रश्न में संस्था का नाम क्या है? जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है। तो हमने यहां पर लिख दिया है जिला शिक्षा अधिकारी कोटा राजस्थान। ये हमारा ऊपर वाला मैटर आ गया। जैसा कि मैंने आपको कहा था इसके नीचे पत्रांक आता है, तो पत्रांक का फॉर्मेट वही है। सबसे पहले हमने पत्रावली संख्या लिख ली है। यहां पर जिला शिक्षा अधिकारी शॉर्ट में उस संस्थान का नाम लिखना है जिस संस्थान के द्वारा हम पत्र जारी कर रहे हैं। यहां उसका पता आ जाएगा। उसके बाद में सत्र या फिर सन, जिस सन में आप पत्र लिख रहे हैं, और यहां आ जाता है डिस्पैच नंबर यानी पत्रावली संख्या, पत्र की संख्या। इसके बाद दिनांक यहां पर हम लिख देंगे। उसके बाद निविदा सूचना संख्या। यहां देखिए निविदा में एक संख्या अलग से और लिखी जाती है, और वो संख्या क्या होती है? ऊपर यहां आपने जो देखा है ये तो पत्रांक है, यानी ये जो पत्र लिखा गया है उसकी संख्या है। नीचे जो निविदा सूचना संख्या है इसका मतलब यह है कि ये जो टेंडर जारी हो रहा है वो कितने नंबर का है। पत्रांक में तो क्या है कि पत्र कितने नंबर का है, और यहां क्या है कि ये जो टेंडर दिया जा रहा है, निविदा की जो सूचना दी जा रही है वो कितने नंबर का। क्योंकि देखो संस्थाओं में एक से ज्यादा टेंडर भी दिए जाते हैं, तो ये 5वें नंबर का टेंडर हमारे केस में हमने उदाहरण के लिए लिख दिया। ये सारी संख्याएं काल्पनिक है, आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। आगे भाषा शैली थोड़ी सी आपकी परिष्कृत होनी चाहिए, जैसा कि नीचे लिखा है अधो हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निम्नलिखित सामान की आपूर्ति की जानी है। अगर सामान आपूर्ति है तो सामान आपूर्ति लिखेंगे। कोई काम करवाया जा रहा है, निर्माण कार्य आदि, तो आप यहां लिखेंगे निम्नलिखित निर्माण की आवश्यकता है, या फिर निम्नलिखित निर्माण का कार्य करवाया जाना है। जो इच्छुक व्यक्ति है वो अपनी निविदाएं जमा करवा सकते हैं, जैसा कि इसमें भी लिखा है। इस हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। सामान का विस्तृत विवरण नीचे बताया गया है, उसकी डिटेल भी हम इसमें लिख देंगे। निविदा शुल्क जमा करवा के आप प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं कि क्या क्या सामान जो है यहां पूर्ति किया जाना है। इस प्रपत्र का यहां सेंस ये है कि नीचे आप देख रहे हैं यहां डिटेल में हमने जो सामान का विवरण लिखा है, ये विवरण केवल नाम मात्र है। इसके अलावा मान लीजिए पूरी डिटेल आपको चाहिए कि फर्नीचर तो है, लेकिन फर्नीचर में और क्या चीजें हैं, लकड़ी का फर्नीचर है, स्टील का फर्नीचर है, उसमें टेबल है, स्टूल है या वार्डरोब है, क्या है,
उस पूरे विवरण को जानने के लिए आप प्रपत्र लेंगे और प्रपत्र लेने के लिए आपको निविदा शुल्क जमा करवाना पड़ेगा और उसके बाद में आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी कार्यालय के द्वारा। ये इसका सेंस है। तो ये बात यहां पर लिख देंगे कि कब निविदा खुलनी है, कब जो है आप कब तक जमा करवा सकते हैं, सारी डिटेल हम इसमें फिल कर चुके हैं, लिख चुके हैं। अभी मैं इसको बोर्ड को क्लियर कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्रम संख्या का कॉलम 1 2 3 4 क्रम संख्या लिख दी। उसके बाद सामान का विवरण, निविदा शुल्क, धरोहर राशि यानी सिक्योरिटी। जो भी निविदा किसी व्यक्ति को दी जाती है तो कुछ सिक्योरिटी राशि जमा करवाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि यदि इन केस वो व्यक्ति उस काम को पूरा नहीं करता है, बीच में छोड़कर जाता है, तो ये राशि जो है सरकार के द्वारा जब्त कर ली जाती है। इसके बाद में अनुमानित राशि यानी अनुमानित रूप में लगभग कितने रुपए का ये काम है वो इसमें डिटेल लिखनी होती है और कितने समय में आप काम करवाना चाहते हैं वो आपूर्ति के समय में बताया जाता है। तो जैसे पहले हमने लिखा फर्नीचर, इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए तो आप 50 रुपए जमा करवा के ये फर्नीचर की डिटेल ले सकते हैं। 5,000 रुपए इसके लिए धरोहर राशि है। अनुमानित राशि का मतलब यह है कि लगभग 2 लाख रुपए जो है इसमें आपको जमा करने होंगे। जमा करने का मतलब है जमा करने होंगे 5,000 रुपए और अनुमानित राशि का मतलब है कि जो पूरा फर्नीचर का काम है वो 2 लाख रुपए के आसपास का है। इसके बाद है आपूर्ति का समय, 2 महीने में आपको इस काम को पूरा करना है। इसी तरह से बाकी सब की डिटेल आपको इस तरह से फिल कर लेनी अपने अनुसार, कोई बाउंडेशन नहीं, आप अपनी मर्जी से सामान का विवरण यहां लिख सकते हैं। कॉलम इस तरह से बनाने जो मैंने आपको स्क्रीन पर बताए हैं। इसके बाद में नियम एवं शर्तें, कोई सी भी निविदा आ जाए यही नियम एवं शर्तें आप लिख सकते हैं। कोई सी निविदा हो, कोई विषय हो, कोई दिक्कत नहीं है। साधारण सी शर्तें मैंने इसमें लिखी है ताकि आपको याद करने की झंझट ना रहे, बार बार बदलना ना पड़े उसको। पहली शर्त हमारी है सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी, यानी निविदा देने वाला व्यक्ति कोई शर्त नहीं रख सकता है कार्यालय के सामने। उसके अलावा ईमेल से अगर कोई निविदा भेजी जाती है तो वो मान्य नहीं होगी। मोहरबंद निविदाएं ही मान्य होगी, यानी सील पैक लिफाफे में आपको निविदा देनी है, अन्यथा निविदा रद्द कर दी जाएगी। अगर कोई विवाद होता भी है तो उसका न्यायिक क्षेत्र क्या होगा, जयपुर होगा। इस तरह की कुछ शर्तें आप उसमें लिख देंगे। उसके बाद जैसे बाकी पत्रों में आपने लिखा भवदीय, यहाँ पर हस्ताक्षर का कॉलम बनेगा, नीचे उस व्यक्ति का नाम, लेकिन हम परीक्षा की दृष्टि से लिख रहे हैं तो वैसे ही कै ख ग लिख देंगे। नीचे पद का नाम आ जाएगा उस व्यक्ति का, जिला शिक्षा अधिकारी, और उसके बाद में कोटा राजस्थान उसका पता आ गया। ये जो पूरा फॉर्मेट है ये निविदा का फॉर्मेट है। इस तरह से ही अगर आपको एग्जाम में निविदा पूछी जाती है तो आपको इसी फॉर्मेट में निविदा को लिखना है और जो सामान का विवरण है वो इसी तरह से देना है जैसे ऊपर मैंने आपको लिखकर बताया है। तो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं शाही को, ताकि आप जो है अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आगामी वीडियो में परिपत्र की हम चर्चा करेंगे और उससे पहले मैं चाहूंगा कि कमेंट करके आप ये जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इसमें कोई समस्या है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगला वीडियो आप कौन से बिंदु पर चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़े। और इसके अलावा अन्य बिंदुओं के बारे में भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उनको भी आप जरूर पढ़ें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।